ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं हम, उसके बाद वो जो वजह निकल के सामने आई जो नेतन्याहू की ओर से साफ की गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत करने के लिए नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर। मैं आपके पास सर पहला सवाल यही देती हूँ आपको कि जिस तरीके से नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि उनको इस बात की जानकारी थी कि ईरान उनकी हत्या की साजिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी टारगेट पर है, तो क्या यही वो वजह है जिसके चलते उनकी ओर से हमला करने जैसी रणनीति बनाई गई? नमस्कार, जय हिंद, शनो वरना। समुद्र से आए हूँ, गंभीर बातें करूँगा। देखिए, कोई भी कंट्री किसी के ऊपर अटैक ऐसे नहीं करता और युद्ध कोई नहीं चाहता। सबसे पहले हम यहाँ से बात रखते हैं, कोई युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन इजराइल जब लड़ता है तो एक स्ट्रैटेजिक जो उसकी जो डेप्थ है, स्ट्रैटेजिक स्फेयर जो इजराइल का है बहुत छोटा है, और एक सभ्यता है जो वर्ल्ड में एक ही जगह है। तो जब उस पर मार पड़ती है, जब उसके अस्तित्व पे खतरा होता है, तो ऐसे काम करता है। देखिए, मैं फिर से बताता हूं आपको, 7 अक्टूबर 2023 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। मिडिल ईस्ट के प्रोग्रेसिव कंट्री अपने अपने रास्ते जा रहे थे। ईरान और सऊदी अरेबिया जो कॉम्पिटिटर है मिडिल ईस्ट का, वो भी बात करने लग गए थे। ट्रस्ट हो गया था, यमन भी चुप हो गया था, कतार, बहरीन, यूएई बहुत अच्छे काम करने लगे थे। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जस्ट शुरू हुआ था, वलिंजम से होते हुए, यूएई से होते हुए हाइफा पोर्ट पे, जहां पे अटैक हुआ है। और अडानी ने उस हाइफा पोर्ट को निर्माण किया था और हम स्वेज कैनाल का ऑल्टरनेट बना रहे थे। कुछ डिस्कंटेड लोगों ने आके ये कहते हैं ना, इजराइल को जगा दिया और 7 अक्टूबर को सब शुरू कर दिया। तब से वो हमास के पीछे पड़ा है, वो डिसमिनेट कर रहा है उसको। फिर हिजबुल्लाह बीच में कूद पड़ा, फिर यूती आ गया, और तीनों प्रॉक्सी रिएक्शन फोर्स ईरान के हैं। तो देखिए मामला कहां चला जाता है। और कोई कंट्री ने साथ नहीं दिया। इजिप्ट बॉर्डर बंद करके, आप देखिए, और जॉर्डन बॉर्डर 10 लाख विस्थापित हो चुके हैं पहले ही जॉर्डन में, इजिप्ट में। वो पहले ही परेशान है, वो नहीं चाहते कि बॉर्डर खोलें, इसलिए उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की हमास को या किसी भी को। और अरबियन कार्ड नहीं चला इस बार किसी भी तरह से। कॉवर्ट चला हो, पीछे से चला हो, ईरान सिर्फ लगा रहा। और ईरान साथ साथ अपने वर्चस्व के लिए मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बना रहा है। तो सर, ये दुनिया को बचाने वाला जो डायलॉग है, वो कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? क्योंकि दुनिया को बचाना है, और दुनिया को बचाने के लिए इस युद्ध को करना जरूरी हो गया था, इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो दुनिया बच रही है या फिर इसका इंपैक्ट भारत की तरफ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है विवेक, आपका धन्यवाद। उसी से निकल कर आता है कि जब नेतन्याहू ने परसों बयान दिया है, तो उन्होंने कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो प्रॉक्सी हाथों में जाने वाला था। इसीलिए मैंने 61वें दिन, वो यही समय है, सही समय है, कर दिया। क्योंकि उन्होंने पिछली साल जब अटैक किया था, तो मैंने आपके चैनल से ही कहा था और सभी जगह बताया था कि यह लड़ाई 2 दिन में बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने मारा था नॉन मिलिट्री टारगेट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मारा था। उन्होंने कुछ लेजिटिमेट टारगेट चुने और उसको मारा, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुई। और ईरान ने 100 मिसाइल दाग के ईगो सेटिस्फाई कर लिया, वो वार बंद हो गया। फेवर में था इजराइल के, क्योंकि उस समय वो तैयार नहीं था। उसे हमास से निपटना था, हिजबुल्लाह से निपटना था, उसे हुती से निपटना था। रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विश्व की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई, अमेरिका आया, ब्रिटेन आया, हुती को दबाया, और तब जाके अब 1 साल के बाद, हालांकि 60 दिन का समय लिया था उन्होंने, चल रही थी बात ओमान में जो होने वाली है वो कैंसिल हो गई है, और अमेरिका चाहता था कि ये हो जाए। मैं आपको ये भी बता दूं, इजराइल पहले भी मार चुका है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। सेंट्रीफ्यूज में उसने बग डाला हुआ है। ऑपरेशन ओलंपिक जो किया था उसने कई बार कर चुका है वो, और ऐसे ही करता रहता अगर ये हमला नहीं होता और ये प्रॉक्सी वार नहीं होती, और ये डर नहीं होता कि फिर से हिजबुल्लाह न्यूक्लियर लेके ना आ जाए, फिर से हमास ना जाग जाए। तो इसलिए उन्होंने ये शुरुआत कर दी। तो विश्व को बचाने की बात आप पूछ रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कहता है, वो तो ये भी कह चुके नेतन्याहू कि एक वहां पर और दूसरा पाकिस्तान का बॉम्ब, 2 बॉम्ब है जो उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। क्योंकि ये सभ्यता की लड़ाई, वॉर ऑफ हैट्रेड लड़ रहे हैं। ये वॉर ऑफ हैट्रेड लड़ रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ज्यूज की सभ्यता को खत्म कर दो। तो उसको मालूम है मिडिल ईस्ट में 2 ही जगह है जहां से उनको डर है। अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया है, पर सब जानते हैं कि उनके पास 90 से ज्यादा बॉम्ब हैं, ये सब जानते हैं। और वो नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री उनको एक थ्रेटनिंग करे, एक डिफरेंस दे उनको न्यूक्लियर का, कल ब्लैकमेल करे कल। इसलिए वो इसी वॉर में सब कुछ निपटा लेना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान कैप्टन श्याम रोक रहे हैं आपको यहाँ पे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे ईरान के हमले में पहुंचा है। मिसाइल अटैक से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तेल अवीव में कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी हैं, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे कि जिस तरीके से ईरान ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर तबाही मचा रहा है इजराइल में। हमने दिखाई भी तस्वीरें कि किस तरीके से तेल अवीव की तमाम बिल्डिंगें
खंडहर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जमींदोज हो गई, कुछ खंडहर हो गई, कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। हालांकि आपने कहा सर कि इसके पहले भी इजराइल न्यूक्लियर प्लांट जो उनके थे, न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां पे हमला कर चुका था, लेकिन इस बार तो करो या मरो की लड़ाई थी, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर के ईरान बहुत आगे तक बढ़ गया था और इसी वजह से इजराइल को ये लगा कि ये वक्त सही है और मरता क्या ना करता वाला हाल दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो रणनीति है दोनों की ओर से लड़ाई को लेकर, उसमें कितना फर्क दिखाई दे रहा है। इजराइल की ओर से टारगेट पर है ईरान के तेल भंडार, जो रिफाइनरीज हैं वो, सैन्य बेस, कमांडर्स, साइंटिस्ट, लेकिन ईरान के टारगेट पर है इजराइल के रहायशी इलाके तेल अवीव या हाइफा। देखिए, ये मैं कहूँ कि ऑब्जेक्टिव्स वॉर की बहुत ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव्स में ईरान की ऑब्जेक्टिव्स है कि उनकी सभ्यता और जीव्स को ख़त्म करना, जो बड़ा वेग ऑब्जेक्टिव है। कई लोग इसको मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे। ये जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, वो आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स, वो जो मुस्लिम पहले के थे, वो वैसे नहीं हैं। वो अब आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ सीखना है ईरान को। ईरान भी पहले ऐसा नहीं था। मैं ये बता दूँ आपको फिर से, बहुत अच्छा मित्र, फ्यूल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मिलिट्री एड्स, सब कुछ इजराइल और ईरान और पहली डिप्लोमेटिक सेटअप दोनों के कंट्री के बीच में 50s और 60s में हुए। बहुत गाढ़े मित्र थे। ईरान पहला कंट्री था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किया था जब ज्यूज आए थे फकीर बन के 48 में, और अमेरिका ने तभी साझेदारी शुरू की थी जो बाद में ऐसा बन गया आज। और दूसरी बात, ईरान जो है वो चाहता है कि इस सभ्यता को मिटा दें, और इजराइल ये कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70s में ये गुप्त मित्र रहे, और 79 में जब सख्ता पलट हुआ और ये जो सांप्रदायिक लोग आए, तब से आज तक वो शत्रु हो गए हैं और मोसाद लगातार वो काम कर रहा है। तो ये लड़ाई हमें समझनी है। कल को फिर एक और बात कहूं, ईरान जो है वो जोरास्ट्रियन कंट्री है, सभ्यता का कंट्री है, बहुत पुरानी सभ्यता है इनकी, और भारत से मिलती जुलती सभ्यता थी इनकी किसी जमाने में। ये सांस्कृतिक लोग हैं, लड़ाई वाले लोग हैं, ये सब सिया में कन्वर्टेड लोग हैं, लेकिन इसलिए वो कह रहे हैं। और उन्होंने एक और बात कहा है, सलाम दिया है उन्होंने। नेतन्याहू की बयान सुनिए, बड़े मजेदार बोलते हैं। वो कहते हैं मैं जोरास्ट्रियन, वो फारसी समुदाय को वापस लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं पारस फिर से आ जाए। उन्होंने वो मनोबल दिया है उस देश को। क्या ये जो रिजीम है ना, इससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये रिजीम, आप जैसे कह रहे थे विवेक, की वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि ये रिजीम खतरा है मिडिल ईस्ट के लिए और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो एक तरह से एक लाइन टो करके चल रहा है। एक और भी खबर आ गई, बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आ गया है, अब ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इजरायली नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कि अभी लंबा चलेगा। श्याम सर, यहाँ पर हमने कई युद्ध अभी देखे, जो भी हाल के दिनों में हमने देखा। यूक्रेन वाला तो देखकर हमें तो बिल्कुल अचरज हो रहा था कि जिसे आप कह रहे थे कि 3 दिन 3 महीने में 3 हफ्ते में खत्म कर देंगे, वो युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ, चल ही रहा है। इस युद्ध के बारे में आपको क्या लग रहा है? कोई एक लाइन है, कोई एक पैरामीटर है इसका? मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग थे जो 22 फरवरी की 2022 के बाद से कहते थे कि युद्ध खत्म होगा। उनमें से मैं एक था जिसने, जब एंकर्स पूछते थे मुझे, मैं ये कहता था कि युद्ध बरसों चलेगा, क्योंकि यूएसएसआर जो पुराना था, उसका बड़ा भाई रशिया, और ये लिटिल रशिया जो यूक्रेन था, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई थी, वहाँ सभ्यता की लड़ाई थी कि ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ का दादा हूँ, तुम रहो डिफैक्टो, तुम डिजूरे तुम रहो, डिफैक्टो हम ही इस एरिया के राजा हैं। ये जो बड़े मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले से जो हमारे गांव की जो दीवार बनी थी बड़े भाई छोटे भाई में, और आपको मैंने अधिकार दिया था रहने का, आपने दूसरे मोहल्ले के लोगों को लाके कुछ न कुछ करना शुरू कर दिया। हमें आवाज़ आने लगी, हमारी बहु बेटियों की कल्चरल खराब होने लगी, इसलिए आपको पकड़ा गया है। यूक्रेन और रशिया की ये लड़ाई है और वो बरसों चलेगी, क्योंकि जब तक वो वर्चस्व काम नहीं होगा, जब तक वहाँ की रिजीम चेंज नहीं होगी, जब तक वो रशिया के हिसाब से नहीं चलेंगे, तब तक ये जमीन की लड़ाई नहीं है। यहाँ की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ की बात ऐसी है कि ये लड़ाई पिछली बार तो एक दिन में खत्म हो गई थी, ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है करीब करीब उन्होंने पहले दिन पूरा कर लिया है। IAEA ने बता दिया है कि रेडिएशन लीक हुई है, स्टॉक पाइल्स इनके 7-8 हैं वो जो कि उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन उनकी ऑपरेशनल डिलीवरी शायद नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन अगर वो कर दिया और वो बढ़ने दिया जाता तो वो भी करने लग जाते वो, और धीरे धीरे फिर वो प्रॉक्सी में हाजीमुल्ला के पास जाएगा और वर्ल्ड को खतरा होगा, जैसा विवेक कह रहे हैं। आपको यहाँ पे बड़ी खबर आ गई, जहाँ पे ईरान के हमले में इजराइल को नुकसान बहुत तेल अवीव शहर की
की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर यहां पे निकल के सामने आ रही है। यानी कि ईरान की ओर से जो लगातार ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, उसे दहल गया है तेल अवीव। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको हम कि रात के अंधेरे में जिस तरीके से अटैक हुआ, इसके बाद तेल अवीव की कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे खंडहर में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं जिस तरीके से ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी ओर से बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि जो नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है ईरान की ओर से, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही फर्क भी है दोनों की वॉर की रणनीति में, जब ईरान की ओर से इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इजराइल की ओर से ईरान के रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। कैप्टन श्याम, अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि रूस यूक्रेन को लेकर के जो रणनीति थी युद्ध को लेकर के, उसमें मैं सवाल पूछूंगी आपसे कि उसमें और ये जो ईरान इजराइल में चल रहा है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे हैं आप? और अगर हम तुलना करें टाइमिंग को लेकर के, तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे मान लीजिए आज तो चौथा दिन है, लेकिन किस बात की कितनी आशंका है कि युद्ध लंबा खींचे ट्रंप की रूस चीन की इंटरफेरेंस के बावजूद? अब पहली बात तो कि देखिए, यूक्रेन और रशिया की जमीनी लड़ाई है। हालांकि लड़ाई में जमीन का उतना महत्व रशिया नहीं दे रहा। उसने 4 जो लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया, ये जो उन्होंने लिया है, ये रशियन स्पीकिंग लोग थे और 50% से ज़्यादा के लोग वहाँ से चले गए हैं, वो खाली हो गया। क्रीमिया उन्होंने पहले ले लिया था 2014 में, और बाकी आपको ध्यान होगा 12,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में वापस कर दिया था, स्कॉर्च अर्थ करके। मतलब वहाँ हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंट्स खत्म, बच्चों को लेके हटा दिया, कल्चरल जो चीजें हैं वो चेंज कर दी, ओपेरा हाउसेस पर अटैक कर दिया, और ऐसा कर दिया है कि वो अब रशियन बन के रहेंगे। और आपको याद होगा जब लड़ाई शुरू हुई थी तो 8 किलोमीटर का कॉन्वॉय कीव तक गया था, बेलारूस भी मदद कर रहा था, और वो सब करके वो हट गए थे क्योंकि वो कीव पर ये कनेक्शन समझना बेहद जरूरी है। श्याम सर, आपका यहाँ आना सार्थक तब हो जाता है जब इसे कनेक्ट हम करते हैं, और जरूरी है कि विश्व पटल पर ये बातें जाएं और सभी को समझ में आए कि कौन सा युद्ध कैसे चल रहा है, किस मिजाज से चल रहा है, कहां से शुरू हुआ और कितना इंपैक्ट है, खासकर भारत पर इसका क्या इंपैक्ट है।